हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आर के बेरवाल आज आपके लिए बायोलॉजी का स्केलेटल सिस्टम वाला टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि हमारा पार्ट नंबर 24 है। बायोलॉजी के अंतर्गत हमने इससे पहले 23 पार्ट पढ़ लिए हैं। अब जो हमारी यह क्लास है, यह 24वें नंबर की क्लास है। इसके अंतर्गत आज हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जो कि सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण होता है। और यह इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि एक एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप हमारे साथ में बने रहिए अंत तक और स्केलेटल सिस्टम को कंप्लीट कीजिए। आज के बाद में आपको दोबारा स्केलेटल सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे से आपको एक एक चीज़ के बारे में डायग्राम से समझाया जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सी बोन कहाँ पर पाई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम को। तो स्केलेटल सिस्टम के अध्ययन की मैं बात करूं कि किस शाखा के अंतर्गत स्केलेटल सिस्टम का अध्ययन किया जाता है, अर्थात पढ़ा जाता है। तो वह पढ़ा जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत स्केलेटल सिस्टम का जो अध्ययन किया जाता है वह ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और मैं बात करूं कि मानव को या प्रकृति के अंतर्गत स्केलेटल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता है मानव को स्केलेटल की। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मानव की जो बॉडी पाई जाती है, अर्थात शरीर पाया जाता है, उस शरीर को ढांचा प्रदान करने के लिए, अर्थात उसे जो मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, उन क्रियाकलापों में जो सहायता प्रदान करता है वह कौन करता है? स्केलेटल अर्थात बोन है। वह हमारे क्रियाकलापों में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। और भी मैं महत्वपूर्ण कार्य की बात करूं, जैसे कि हमारे शरीर के अंतर्गत नाजुक मुलायम जो अंग पाए जाते हैं, जैसे कि लीवर है, हृदय है, और भी जैसे कि लंग्स है, किडनी है। इन नाजुक अंगों को जो सहायता प्रदान करता है, यानी कि जो बाहरी आघात है उनसे जो सुरक्षा करने का कार्य है वह कौन करता है? स्केलेटल सिस्टम। कौन करता है? स्केलेटल। यानी कि यह एक जालनुमा, कैसा? खोखला, अंदर से खोखला, बाहर से एक सुरक्षा कवच के रूप में उन नाजुक अंगों की सुरक्षा करता है। इसलिए मानव को स्केलेटल की आवश्यकता होती है। इसके बाद में मैं बात करूं कि हमारा शरीर है, उसके अंतर्गत जो बोन पाई जाती है, क्या पाई जाती है? बोन पाई जाती है। उन बोन के ऊपर मांसपेशियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मांसपेशियां पाई जाती है। बोन के ऊपर क्या पाई जाती है? मांसपेशियां पाई जाती है। मांसपेशियां पाई जाती है। और मैं बात करूं कि बोन बोले तो हड्डी। क्या? हड्डी। बोन प्लस मांसपेशियों को जो जोड़ने का कार्य करता है, जो जोड़ने वाला ऊतक है, उस ऊतक के नाम की अगर बात करूं मैं, तो वह कौन सा ऊतक है जो हमारी बोन और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? तो वह ऊतक है टेंडन। कौन सा है? टेंडन। महत्वपूर्ण है टेंडन, जो कि हमारी बोन और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। जबकि मैं बात करूं बोन से जोड़ने का जो कार्य है वह कौन सा ऊतक करता है? तो बोन को बोन से जोड़ने का कार्य है वह लिगामेंट। कौन सा? लिगामेंट नामक ऊतक होता है। वह बोन को बोन से जोड़ने का कार्य करता है। आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बोन और मांसपेशी को जोड़ने का काम तो टेंडन करता है, जबकि बोन से बोन को जोड़ने का कार्य वह कौन करता है? लिगामेंट करता है। इसके बाद में मैं बात करूं कि प्रकृति के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? प्रकृति के अंतर्गत 2 प्रकार के स्केलेटल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के स्केलेटल पाए जाते हैं।
एक पाया जाता है एक्जो, कौन सा, एक्जो स्केलेटल, दूसरा पाया जाता है एंडो, कौन सा, एंडो स्केलेटल पाया जाता है। अगर मैं बात करूं एक्जो की बात करूं, एक्जो का मतलब होता है बाहरी, क्या होता है, बाहरी, और एंडो का मतलब होता है अंदर, क्या होता है, अंदर। आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत, जैसे कि बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी के अंतर्गत जहां पर भी एक्जो शब्द मिल जाए तो समझ लेना कि यह बाहरी की मतलब अंदर की बात कर रहा है, बाहर की बात कर रहा है। जबकि अगर आपको एंडो शब्द मिल जाए तो समझ लेना यह अंदर की बात कर रहा है। तो स्केलेटल सिस्टम में यह प्रकृति के अंतर्गत दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक पाया जाता है एक्जो, दूसरा पाया जाता है एंडो। एक्जो की अगर मैं बात करूं तो एक्जो सिस्टम किसे कहते हैं, जो सिस्टम, जो स्केलेटल बाहरी शरीर से बाहर जो बना होता है उसे क्या कहा जाता है, एक्जो स्केलेटल कहा जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल की अगर बात करूं कि जैसे कि केंचुआ है, क्या है, केंचुआ है, तो केंचुआ के शरीर के ऊपर जो बाहरी आवरण बना होता है उसे क्या कहा जाता है, एक्जो स्केलेटल, यानी कि जो ऊपर का आवरण बना होता है वह उसका स्केलेटल होता है, वह उसके आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। उसके बाद में मैं बात करूं कि जैसे कि बाल है, हमारे बाल है, यह किसके अंतर्गत आते हैं, एक्जो स्केलेटल के अंतर्गत आते हैं। बाल है, नाखून है, सींग है, जानवरों को जो सींग है और खुर है, वह कौन से स्केलेटल के अंतर्गत आते हैं, एक्जो यानी कि बाहरी के अंतर्गत। उसके बाद में मैं बात करूं एंडो की, तो एंडो की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो जो मानव शरीर के अंतर्गत अंदर पाए जाने वाला स्केलेटल को एंडो स्केलेटल कहा जाता है, यानी कि बाहरी त्वचा के अंदर जो स्केलेटल पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, एंडो स्केलेटल। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं कि किन किन के अंतर्गत एंडो स्केलेटल पाया जाता है, तो इसके अंतर्गत जैसे सरीसृप है, क्या है, सरीसृप है, शार्क है और मानव है, भैंस वगैरह है, गाय है, क्या है, गाय है। तो इनके अंतर्गत जो स्केलेटल पाया जाता है वह कौन सा पाया जाता है, एंडो स्केलेटल। इसके बाद में मैं बात करूं कि भाई एंडो स्केलेटल है, यह कितने प्रकार का पाया जाता है, तो यह दो प्रकार का पाया जाता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का एंडो स्केलेटल पाया जाता है। पहले की अगर मैं बात करूं, पहले के अंतर्गत बोन्स को रखा गया है, किसको, बोन्स को, बोन को रखा गया है, यानी कि अस्थि, हिंदी में बोले तो अस्थि बोल लो या हड्डी बोल लो। उसके बाद में मैं दूसरे की बात करूं, दूसरा है कार्टिलेज, क्या है, कार्टिलेज, दूसरे के अंतर्गत कार्टिलेज को रखा गया है। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो उपास्थि, क्या है, उपास्थि। ये दो प्रकार के स्केलेटल है, ये एंडो के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो एंडो के अंतर्गत हम दो प्रकार के बोन और कार्टिलेज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बोन के बारे में स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में, बोन के बारे में। उसके बाद में कार्टिलेज को पढ़ेंगे। पहला है बोन, बोले तो हड्डी, क्या है, हड्डी। बोन की अगर मैं बात करूं तो बोन एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा होता है, कनेक्टिव टिश्यू बोल लो या संयोजी ऊतक बोल लो। कैसा होता है बोन, बोन है यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक पाता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के रूप में पाता है। उसकी मैं बाद में बात करूं कि शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट करने में जो सहायता प्रदान करता है वह कौन करती है,
बोन यानी कि हड्डी है, यह हमारे शरीर के अंतर्गत प्रोटेक्शन और मूवमेंट का कार्य है, वह हड्डी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में मैं बात करूं जैसे कि हमारे शरीर के अंतर्गत जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, इनका निर्माण का कार्य है वह किन के अंतर्गत किया जाता है, हड्डियों के अंतर्गत। जो मैंने जब जो रक्त वाला चैप्टर था वह पढ़ाया, उसमें बताया कि आरबीसी का निर्माण है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण है, वह कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा के अंतर्गत। तो अस्थि मज्जा कहाँ पर पाया जाता है, हड्डियों के बीच में। जो मैंने बताया था कि इस प्रकार की हड्डी होती है, इसके बीच में जो ठोस पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, अस्थि का मज्जा। तो इसके अंतर्गत आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का निर्माण होता था। तो बोन है, यह आरबीसी डब्ल्यूबीसी के निर्माण में भी सहायक होते हैं। उसके बाद में बोन अपने अंदर मिनरल्स का भी स्टोर करने का कार्य करता है। किसका, मिनरल्स का। किसका, मिनरल्स का। मिनरल्स का स्टोर करने का कार्य है वह कौन करता है, बोन करता है। उसके बाद में बोन का जो निर्माण है वह किससे मिलकर बना होता है, तो बोन है उसका निर्माण होता है कैल्शियम और फास्फेट से मिलकर बोन का निर्माण होता है। और मैं बात करूं कि जैसे कि बोन है उसमें जो सेल्स पाई जाती है, बोन के अंतर्गत जो सेल्स पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है ऑस्टियोसाइट। क्या, ऑस्टियोसाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ऑस्टियोसाइट के नाम से जाना जाता है। जो बोन के अंतर्गत जो सेल पाई जाती है उन्हें ऑस्टियोसाइट के नाम से जाना जाता है। और इसके दूसरे नाम की बात करूं कि और किस नाम से जाना जाता है, तो और इसे मैच्योर बोन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, मैच्योर बोन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में बात करूं मैं कार्टिलेज की। किसकी, कार्टिलेज की। सेकंड जो भाग था एंडो वाला, एंडोस्केलेटल का, उसके अंतर्गत कार्टिलेज की अगर मैं बात करूं, कार्टिलेज की जो कि हिंदी में उपास्थि होता है, तो कार्टिलेज है यह एक संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है, यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक के रूप में हमारी बॉडी के अंतर्गत या प्रकृति के अंतर्गत जो स्केलेटल पाया जाता है उसमें जो कार्टिलेज पाया जाता है यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक के रूप में पाया जाता है। यह जो कार्टिलेज होता है यह बोन की तरह कठोर नहीं होता है, जबकि यह कैसा होता है, एक लचीला होता है। कैसे होता है, लचीला। बोन है वह तो एक कठोर होती है। कैसी होती है, कठोर होती है, जिसे अपन कहीं से भी मतलब धुका नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते। जबकि जो कार्टिलेज होता है यह कैसा होता है, लचीला होता है। उसके बाद में मुलायम होता है, जिसे हम कहीं से भी तोड़ सकते हैं। कार्टिलेज के अंतर्गत जो जीवित सेल्स पाई जाती है, कैसी, जीवित सेल पाई जाती है। वोन्स के अंतर्गत भी सेल पाई जाती है, जिसे किस नाम से जाना गया, ऑस्टियोसाइट के नाम से जाना गया। जबकि जो कार्टिलेज के अंतर्गत जो जीवित सेल पाई जाती है, जीवित सेल पाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है कॉन्ड्रियोसाइट के नाम से। किस नाम से, कॉन्ड्रियोसाइट के नाम से जाना जाता है, जो कि कार्टिलेज के अंतर्गत जीवित सेल के रूप में पाई जाती है। तो यह था एंडो के जो दो भाग थे, बोन्स और कार्टिलेज, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे मानव शरीर का जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने यह बेसिक जानकारी प्राप्त की, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। नहीं तो स्केलेटल सिस्टम को मैं डायरेक्ट मानव स्केलेटल सिस्टम से भी ले सकता, लेकिन इससे पहले जो बेसिक जानकारी है उसे बताना महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे मानव शरीर का जो स्केलेटल है, क्या है, मानव शरीर का स्केलेटल है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो मानव शरीर का जो स्केलेटल है इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में,
दो भागों में विभाजित किया गया है। उन दोनों भागों की अगर मैं बात करूं तो पहला जो भाग है वह एक्जली, कौन सा? एक्जली स्केलेटल सिस्टम, एक्जली स्केलेटल सिस्टम। और दूसरा जो भाग है वह अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, कौन सा? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इन दो भागों के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और मानव स्केलेटल को दो भागों में पढ़ेंगे। पहले की अगर मैं बात करूं तो पहला है एक्जली स्केलेटल सिस्टम, दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्जली स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत 80 बोन्स को रखा गया है। कितनी? 80 बोन आती है इसके अंतर्गत। जबकि मैं बात करूं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की तो इसके अंतर्गत कितनी बोन्स को रखा गया है? 126। कितनी? 126। यानी कि अब आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो अपन का जो ये नीला कलर का जो दिख रहा है ये वाला भाग, इसे किसके अंतर्गत रखा गया है? एक्जली स्केलेटल के सिस्टम के अंतर्गत। जबकि जो ये पीला कलर का दिख रहा है, हाथ है, पैर है, कमर है और जो कंधे की अस्थि है, इसे किसके अंतर्गत रखा गया है? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत। तो मैं बात करूं कि जो पहला भाग है उसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं, तो इसे 4 भागों में, फर्स्ट जो भाग है एक्जली स्केलेटल सिस्टम, इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? पहला है सिर, कौन सा? सिर बोले तो स्कल, क्या है? स्कल। दूसरा जो भाग है दूसरा जो भाग है एक्जिकल स्केलेटल का वह वर्टिब्रल, कौन सा है? वर्टिब्रल। दूसरा जो भाग है वह वर्टिब्रल। और तीसरा जो भाग है वह चेस्ट, कौन सा है? चेस्ट। अर्थात सिर के अंतर्गत 22 बोन्स को रखा गया है और वर्टिब्रा के अंतर्गत 26 बोन्स को रखा गया है और चेस्ट के अंतर्गत 25 बोन्स को रखा गया है। इन पूरे का टोटल करने पर हमें 80 बोन्स प्राप्त होती है। कितनी होती है? 80 बोन प्राप्त होती है। स्केलेटल के अंतर्गत 6 एयर बोन को और जोड़ा गया है, तो ये कितनी है? 29 है। इन तीनों को टोटल करने से हमें कितनी बोन प्राप्त होगी? 80, जो कि एक्जिकल सिस्टम का फर्स्ट भाग है। उसके बाद में मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड के अंतर्गत 4 भाग है। पहला है कंधे वाला भाग, कौन सा है? कंधे वाला भाग, जिसके अंतर्गत 4 बोन्स को रखा गया है। उसके बाद में दूसरे की बात करूं मैं, दूसरा है हाथों वाला भाग, कौन सा? हाथों वाला भाग, जिसके अंतर्गत 60 बोन्स को रखा गया है। उसके बाद में तीसरे की बात करूं मैं, तीसरे के अंतर्गत हिप बोन को रखा गया है। किसको? हिप बोन को, जिसके अंतर्गत 2 बोन है। उसके बाद में जो चौथा भाग है वह है पैरों वाला, कौन सा? पैरों वाला, जिसके अंतर्गत भी 60 बोन्स को रखा गया है। इन चारों का टोटल करने से हमें 126 बोन्स प्राप्त होगी। उसके बाद में मैं एक एक की बात करूं सिर की, कि सिर के अंतर्गत कितनी बोन्स रखी गई है, वर्टिब्रा के अंतर्गत कितनी बोन रखी गई है, चेस्ट के अंतर्गत कितनी बोन रखी गई है। तो इन पूरे की अगर मैं बात करूं तो सिर के अंतर्गत जो 19 बोन्स रखी गई है वह किस प्रकार विभाजित की गई है। तो हमारा जो कपाल वाला भाग होता है जिसमें हम टोपी पहनते हैं, तो टोपी से जो भाग ढकता है उसके अंतर्गत कितनी बोन आती है? 8। अर्थात जिसे क्रेनियम कहते हैं, कपाल कहते हैं, उसके अंतर्गत 8 बोन आती है। जबकि हम बात करें चेहरा की, फेस की, तो चेहरे के अंतर्गत कितनी बोन आती है? 14। कितनी आती है? 14। उसके बाद में मैं बात करूं नेक बोन की, जैसे कि जिसे हम वोवल साउंड भी कहते हैं। हमारे गले के अंतर्गत जो कंठ पाया जाता है, जिसे देसी भाषा में कंठ कहते हैं, तो उसे भी एक बोन के अंतर्गत रखा गया है। किसको?
कंठ को। उसके बाद में मैं बात करूं कान की, तो कान के अंतर्गत 6 बोनों को रखा गया है। इन चारों का टोटल करने से हमें कितनी बोन प्राप्त होगी? 29। उसके बाद में सेकंड की मैं बात करूं वर्टिब्रा की, तो वर्टिब्रा के अंतर्गत वयस्क जो व्यक्ति होता है उसके अंतर्गत 26 बोन्स पाई जाती है, जबकि एक बच्चा होता है उसके अंतर्गत 33 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 33 पाई जाती है। अब आप बोलेंगे सर 33 क्यों पाई जाती है, बच्चे में बड़े में ज़्यादा पाई जाती है? इसलिए नहीं, क्योंकि बच्चा का जो शरीर होता है वह मुलायम होता है और उन 33 बोन का जैसे ही बाद में विकास होता है, जैसे ही आपस में जुड़ती जाती है, ये वर्टिब्रा है। कौन सा? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वर्टिब्रा है। इसके अंतर्गत जो ये गांठनुमा संरचना पाई जाती है, या फिर आप इसको देख लो, इसके अंतर्गत कितनी है? वयस्क के अंतर्गत तो 26 पाई जाती है, जबकि बच्चा के अंतर्गत कितनी पाई जाती है? 33 पाई जाती है। और उन 33 का बाद में एक दूसरे से जुड़कर कितनी रह जाती है? वयस्क अवस्था में 26 रह जाती है। उसके बाद में मैं बात करूं चेस्ट की, कि चेस्ट के अंतर्गत 25 बोन्स को रखा गया है, तो वह किस प्रकार है? तो हमारी जो छाती है उसके अंतर्गत 12 जोड़ी पसली पाई जाती है। कितने जोड़ी? 12 जोड़ी पसली पाई जाती है। तो जो 12 जोड़ी है, एक साइड में 12 है तो दूसरी साइड में 12 + 12 करेंगे हम, तो कितना होगा? 24 पसली पाई जाती है। और एक पाई जाती है स्टर्नम हड्डी, जो कि ये बीच वाली हड्डी होती है, ये स्टर्नम है, जिससे ये और पसली है ये जुड़ी रहती है। तो एक होती है स्टर्नम, जो बीच वाली आपको ये दिखाई दे रही है, जिससे ये बगल की जो पसली जुड़ी हुई है, तो ये बीच वाली हड्डी है, इसे क्या कहते हैं? स्टर्नम नाम से जाना जाता है। किस नाम से? स्टर्नम नाम से जाना जाता है। तो ये थी चेस्ट के अंतर्गत 25। उसके बाद में मैं बात करूं दूसरे भाग की, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की, तो इसके अंतर्गत 126 बोन्स को रखा गया है, जो कि हम अगली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एक एक बोन्स के नाम के बारे में। और जो एग्जाम में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी हड्डी बड़ी है, कौन सी मजबूत है, कौन सी छोटी है, तो उनके बारे में भी हम अगली क्लास में एक एक बोन्स को नाम से पढ़ेंगे। एक एक बोन्स को बताया जाएगा कि यह कौन सी बोन्स है, हुमरस है, यह रेडियस अल्ना है। इस प्रकार आपको एक एक बोन के नाम के बारे में बताया जाएगा, और जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा। तो हमारी अगली क्लास को भी जरूर देखें और कंप्लीट कीजिए अपना स्केलेटल सिस्टम। ओके दोस्तों, इसके बाद में जो हमारी पिछली क्लास खत्म हुई थी उसमें हमने जो तंत्र का तंत्र टॉपिक खत्म किया था, उससे रिलेटेड आपको 15 से 12 क्वेश्चन का टेस्ट दिया गया था। उसको आप लोगों ने हल किया होगा, और जो आप पे क्वेश्चन नहीं आए और उस पूरे क्वेश्चंस को 12 क्वेश्चन दिए थे, उन 12 क्वेश्चंस को इस क्लास में हल करवा रहे हैं। तो आप उस पिछली क्लास में देखकर उन क्वेश्चन को हल कर लेना कि कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन कौन सा आप पर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज को। तो पहला जो क्वेश्चन था वह था कि मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने का केंद्र स्थित है। पहला क्वेश्चन था कि मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने का केंद्र स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर था वह था ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी, अर्थात हाइपोथैलेमस में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था कि सेरिब्रम किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर था दूसरे क्वेश्चन का वह था सी। क्या था? सी। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर था सी, अर्थात मस्तिष्क से संबंधित है। कौन? सेरिब्रम। उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन था वह था कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर था वह था ऑप्शन सी, अर्थात प्रमस्तिष्क है। यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चंस की बात करूं मैं, तो अगला क्वेश्चन था चौथा कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनरायोजन शक्ति होती है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर था वह था
ऑप्शन ए अर्थात मस्तिष्क केशिकाएं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करूं 5वें नंबर का, तो वह था कि मानव मस्तिष्क का भार होता है, जो कि आरआरबी 2006 में आया था। मानव मस्तिष्क का भार होता है, तो इसका जो राइट आंसर था वह था ऑप्शन बी अर्थात 1400 ग्राम। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन था कि प्रतिवर्ती क्रिया हो रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहां पर है, तो इसका जो राइट आंसर था वह था ऑप्शन सी। क्या था? ऑप्शन सी अर्थात मेरु रज्जु। क्या था? मेरु रज्जु। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करूं कि न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है, तो इसके राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी अर्थात तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई को हम क्या कहते थे? न्यूरॉन। तो मैंने आपको बताया था तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कि तंत्रिका तंत्र की कहलातों की इकाई है उसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था 8वें नंबर का कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन वी। कौन सा होगा? ऑप्शन वी अर्थात मेडुला ओब्लांगेटा वाला जो भाग था मस्तिष्क का, उसके द्वारा स्वतंत्र श्वसन का नियंत्रण किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन वी अर्थात तंत्रिका तंत्र। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन था कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी अर्थात तंत्रिका तंत्र। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन था कि वृद्धि का केंद्र स्थित है, यानी कि बुद्धि का जो केंद्र स्तर है वह कौन सा है, बुद्धि का केंद्र स्थित है, किस भाग में स्थित है बुद्धि का केंद्र, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए अर्थात प्रमस्तिष्क। कौन सा? प्रमस्तिष्क। उसके बाद में हमारे जो टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, वह था कि ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधियों दर्ज करने के लिए किया जाता है, यानी कि हमारा जो ईसीजी का जो टेस्ट किया जाता है वह क्यों किया जाता है, किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 12वें क्वेश्चन का वह होगा ऑप्शन सी अर्थात मस्तिष्क की गतिविधियों की जांच करने के लिए अर्थात गतिविधि दर्ज करने के लिए ईसीजी का टेस्ट किया जाता है, ईसीजी टेस्ट किया जाता है। ये थे दोस्तों हमारे तंत्रिका तंत्र जो टॉपिक खत्म हुआ पिछली क्लास में, उससे रिलेटेड 12 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज। इसके बाद में अगली क्लास में भी हम स्केलेटल सिस्टम का अध्ययन करेंगे। ओके दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और मजा लेते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल बेरवाल टैलेंट पॉइंट को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे।